गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम टॉपिक कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टडी किया था कंप्लीटली, और आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को स्टडी करें। ठीक है, सी पार्ट के लिए चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? ठीक है, इसके डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ये कौन सी, ये वो सरफेसेस है जहां पर इक्वल पोटेंशियल, ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल पोटेंशियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब those surfaces where potential is same at each point, ठीक है, and potential difference between two points at the same surface is zero। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? दो सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एट द सेम सरफेस इज जीरो। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए, हम पॉजिटिव चार्ज के अराउंड स्फेरिकल रीजन डेवलप करेंगे। ये स्फेरिकल रीजन्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, जब हम इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करेंगे तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के नजदीक होंगे। कहाँ होंगी? जहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चार्ज के नियर अबाउट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे जो पोटेंशियल सरफेसेस है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, वो क्या होंगी? नियर अबाउट होंगी। हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल surfaces are closer to each other in stronger electric field and मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो इसके अराउंड हम बनाएंगे, नियर अबाउट द चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी? नजदीक होगी। लेकिन जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब डिस्टेंस के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होता जाएगा। वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से थोड़ा सा नजदीक ना होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर होंगे, गैप के ऊपर होंगे। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड farther away to each other in weaker इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ये वो सरफेसेस होते हैं जहां पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, और उस सरफेस के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि वर्क डन भी वहां पे क्या है, किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर सेम सरफेस के ऊपर आप कैरी करवाते हो तो वर्क डन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, साथ में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर in the stronger electric field and farther away to each other and in the
वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लिया, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इसके अराउंड चार्ज के नियर अबाउट जो है, ये नियर अबाउट रीजन्स में, ये जो नियर अबाउट, ये पहला, ये एक स्फेरिकल रीजन होगा, इसको फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चाहे हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर ले, चाहे यहाँ पॉइंट कंसीडर कर ले, इस पॉइंट के ऊपर भी वही पोटेंशियल होगा जो इस पॉइंट के ऊपर है। और चार्ज के नियर अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होंगे, जो स्फेरिकल रीजन्स होंगे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, नियर अबाउट होंगे। दूसरा भी यहां लाई करेगा, ठीक है। तीसरा इक्विपोटेंशियल, जैसे जैसे हम डिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से थोड़ा सा गैप के ऊपर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R² होती है, ठीक है। E इक्वल टू KQ अपॉन R² होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फील्ड कम होता जाएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। V इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R, मींस डिस्टेंस चार्ज से जितना बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल भी अलग अलग सरफेसेस के ऊपर कम होता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम चार्ज के रीजन से दूर होते जाएंगे, गैप जो है बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बिकम्स लार्जर देन लार्जर अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो नियर अबाउट जो सरफेसेस बने, जैसे ये सरफेस था, यहाँ पॉइंट A मान लीजिए, यहाँ पॉइंट B मान लीजिए, यहाँ पर कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जीरो रहेगा। ऐसा ही दूसरी सरफेस आप कंसीडर करोगे, वहां भी क्या होगा, वहां भी सेम प्रोसेस होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब की सब क्या है, ये सब की सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। आप मान लीजिए बाहर आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया, यहां देखो अच्छे से दिख जाएगा, A है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल जो भी है वो मान लीजिए VA, इसी सरफेस के ऊपर आपने एक पॉइंट मान लिया B, इसके ऊपर पोटेंशियल मान लीजिए B, ठीक है। अब एक टेस्ट चार्ज को आप A से B पॉइंट के बीच तक लेके जा रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस डायग्राम से देखते हो तो यहाँ पर जो कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन कहां से कहां तक, पॉइंट A से B, क्या हो जाएगा, पॉइंट A से B, फाइनल पोटेंशियल VB हो गया, इनिशियल पोटेंशियल VA हो गया, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो VB किसकी इक्विवेलेंट है, VA की इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू VA माइनस VA, मीन्स हमारे VA माइनस VA क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं, तो रिजल्टेंट वर्क डन भी जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पे क्या है, जीरो आया, ठीक है। और कहीं भी आप ये देख रहे हो, कहीं भी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो हर एक सरफेस के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल मिलेगा। लेकिन एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर हम जब जाएंगे, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा ये है, यहां से किसी चार्ज को आप दूसरी सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हो, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, वहां पे वर्क डन कुछ निकल के आएगा, क्योंकि वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, वो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, राइट। तो हमारे पास एक टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, ये वो सरफेसेस होते हैं जहां पे हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस उनका जीरो आता है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बात बताई, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जितनी भी होंगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ नहीं है, ये केवल और केवल स्फेरिकल रीजन अराउंड द चार्ज, स्फेरिकल रीजन्स अराउंड द चार्ज है। तो स्फेरिकल रीजन्स अराउंड द चार्ज कैसे होते हैं, मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर near about the charge and away from the charge they are separated at a large distance than near to the charge itself, ठीक है। तो near about the charge जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए यहाँ पे बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक होंगी। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता चला जाएगा,
ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज ऑलवेज। ठीक है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं रिलेशन कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलो भैया आपने ये नोट कर लिया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और एक पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने स्टडी कर लिया अच्छे तरीके से, इसको बार बार जो है आपको ध्यान से समझना है कैसे क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो है ब्रिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। पोटेंशियल क्या रहता है, हर एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ओके, अब टॉपिक डालेंगे हम रिलेशन बिटवीन field intensity, relation between field intensity and potential, relation between field intensity and potential। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करनी, किसी भी चार्ज के अराउंड आपने जो है अज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मान लीजिए यहां से आप किसी चार्ज को जो है वो कैरी करोगे, ब्रिंग करोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, एंड दिस इज द पॉइंट P, और मान लीजिए आप चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 और ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। तो चार्ज को आप पॉइंट P से कहां लेके जा रहे हो, एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे वो dr है, dr अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको फील्ड इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब चार्ज को आप मूव कर रहे हो एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उस समय जो वर्क डन होगा वो किस किस तरीके से होगा। सबसे पहला पॉइंट हम राइट करेंगे, केस 1 करके आप राइट कर सकते हैं, केस 1। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन W इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, वर्क डन जो है वो क्या होगा, चार्ज की वजह से वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, W इक्वल टू Q इंटू V। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वर्क डन हो रहा है, उसके चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, कंप्लीट पोटेंशियल यदि हम लेके चलते हैं और यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, यू कैन राइट dw इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, तो dw यहां पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और dv क्या है, पोटेंशियल। यहां पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन shows that potential is decrease in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि लेंथ चार्ज के अराउंड जितना डिस्टेंस बढ़ती जा रही है पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिफरेंस। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप मान सकते हो dv। ठीक है, पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज।
ठीक है, तो एक वर्क डन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू डीवी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस के अंदर आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, डिस्प्लेसिंग चार्ज मीन्स यू कैन राइट वर्क डन ड्यू टू डिस्प्लेसिंग चार्ज। चार्ज को डिस्प्लेस करने से जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है इस बात का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं ये Q इज द टेस्ट चार्ज, यू नो, F इज इक्वल टू Q इंटू E, मीन्स इन प्लेस ऑफ F वी कैन राइट QE, ओके। तो हमारे पास DW हो जाएगा QE DR, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट QE dr इक्वल टू माइनस क्यू डीवी, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, और E इक्वल टू आ गया माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर आया है, माइनस यहाँ पे ध्यान रखना केवल इतना ही है, माइनस साइन का मतलब होता है जो पोटेंशियल है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है। तो डीवी अपॉन डी आर, एक तरह से डी आर क्या है, लेंथ हो गई, और डीवी क्या हो गया, पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होता है, इसको एक अलग टर्म भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहां से इसको एक बार नोट कर लीजिए, और बाकी टर्म इसकी नोट करवाता हूं आपको भी। ये रिलेशन पढ़ा है हमने बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है। केस फर्स्ट आया वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू डीवी, सेकंड है वर्क डन ड्यू टू डिस्प्लेसिंग चार्ज डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता होता है क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, क्यू ई डी आर इक्वल टू माइनस क्यू डीवी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, E आ गया हमारे पास माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास डेवलप हो गई। और डीवी एक तरह से क्या है, पोटेंशियल है, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लेंथ के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वोल्ट पर यूनिट लेंथ हो गया, तो वोल्ट पर यूनिट लेंथ क्या होता है, एक अनदर टर्म बन गई है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मींस E is equal to पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो इसको आगे मैं बता देता हूं आपको, रिलेशन हमारे पास आ गया है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर जो है वो रिलेशन होता है, और यहां पर हम ये कह सकते हैं डीवी अपॉन डी आर इज वोल्ट पर यूनिट लेंथ which is known as potential ग्रेडियंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, यदि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म में एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो हम इसको राइट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, ई वाई क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी वाई, और ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी जेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन आ गया, और ये हमारे पास डीवी अपॉन डी आर जो है ये वोल्ट पर यूनिट लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी जगह पे ये हमें काम आएगा, काफी न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको हम समय समय के ऊपर यूज में लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, सीधा हम इस तरीके से बोलेंगे इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वोल्ट पर यूनिट लेंथ, मींस सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर एनकाउंटर्ड इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वेयर वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर काफी एग्जाम, काफी क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते हैं,
ठीक है, और ये कंसेप्ट जो है हम यूज में लेते हैं इसको, ठीक है। हालांकि इसको हम अटैच करके चलते हैं, आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसको उन सबको कंपोज करके है इसका एनालिसिस भी करेंगे, ओके। इसको अभी नोट कर लीजिए। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या काम करता है, कैसे होगा ये। देखिए फ्लक्स कुछ नहीं होता, फ्लक्स का मीनिंग होता है, फ्लक्स का मीनिंग क्या है, फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्लक्स कैसा वर्ड है भाई, ये एक लैटिन वर्ड है, और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स एक तरह से आइडिया है, ये किसका आइडिया देता है, एनर्जी फ्लो का आइडिया देता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। मींस फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बेसिकली एन आइडिया टू फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एरिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डेफिनेशन क्या बनी भाई, हम ये कह सकते हैं फ्लक्स इज एन आइडिया, फ्लक्स क्या है, आइडिया है, फ्लक्स इज एन आइडिया टू फ्लो ऑफ एनर्जी, to flow of energy in terms of, to flow of energy from an area in terms of electric field lines, हम ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज बेसिकली अ फ्लो। अब किस चीज का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो, और एनर्जी कहां से फ्लो होगी, किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होगी। किस टर्म में फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टर्म में ये फ्लो होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया के थ्रू पास होने वाली ज्यादा है, तो एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से कम फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, फ्लक्स की वैल्यू कम कैसे होगी, फ्लक्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। मतलब एनर्जी की डेंसिटी यदि ज्यादा है तो मैक्सिमम फ्लक्स है, और एनर्जी डेंसिटी यदि कम है तो मिनिमम फ्लक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, एक आइडिया है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एरिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम ये कह सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी देखेंगे, मींस इफ density of field lines, if density of field lines are maximum, मतलब यदि फील्ड लाइन की संख्या ज्यादा है उस पर्टिकुलर एरिया से, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम फ्रॉम एन एरिया, if density of field lines are maximum from an area, then maximum energy flows, ठीक है। यदि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो मैक्सिमम है पर्टिकुलर एरिया से, तो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होगी और फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड फ्लक्स ऑल्सो, फ्लक्स का मतलब तो क्या हो गया, फ्लो हो गया, तो फ्लो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स इज ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है। एक टर्म में हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर मिनिमम, if density of field lines are minimum from same area, then minimum amount of
energy flows and flux is also minimum, राइट। हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए इफ 10 lines flows from an area and 100 lines flows from the same area, तो क्या कहेंगे, यदि 10 लाइंस एक एरिया से फ्लो हो रही हैं और 100 लाइंस उसी एरिया से फ्लो हो रही हैं, तो एनर्जी फ्लो किसकी वजह से ज्यादा होगा, 100 लाइंस की वजह से ज्यादा होगा, ठीक है। इफ 10 लाइंस फ्लोज फ्रॉम एन एरिया एंड 100 लाइंस फ्लोज फ्रॉम द सेम एरिया, देन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी विल बी मैक्सिमम ड्यू टू 100 लाइंस, 100 लाइंस की वजह से एनर्जी मैक्सिमम होगी। और फ्लक्स भी इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स के बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, किसी का फ्लो होना। और यहाँ पर फ्लो होने वाला क्या है हमारे पास, यहाँ पर फ्लो होने वाली है एनर्जी। और एनर्जी किस टर्म में फ्लो होगी, एनर्जी फ्लो होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसलिए बोला इफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मिनिमम देन मिनिमम एनर्जी फ्लो। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा। और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन मिनिमम है तो फ्लक्स भी मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसका एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया सीधी 10 लाइन आ रही है और उसी एरिया से 100 लाइन आ रही है, तो 100 लाइंस की वजह से जो फ्लक्स है और जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एरिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको मैथमेटिकली समझेंगे अभी कि क्या होता है। वैसे बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डेफिनेशन दे दी और थोड़ा सा और इसको समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम एन एरिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि क्या कह सकते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस penetrate, how much electric field line penetrate particular area, ठीक है। ये भी एक तरह से आइडिया है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पेनिट्रेट हो रही है। तो इसलिए फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, फ्लक्स को डिनोट कर दिया हमने फाई से। किससे डिनोट कर दिया भाई, फाई से। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स ध्यान रखना एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। मींस यदि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, ज्यादा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उससे क्या होंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी और जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो ज्यादा उसका एरिया भी चाहिए हमें उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से निकालने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज लार्ज, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लार्ज है, ठीक है, ग्रेटर है, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस जो है हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ऑल्सो
मैक्सिमम। अब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने ये बताया कि फाई जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैक्सिमम है तो फाई भी मैक्सिमम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो। जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन भी ज्यादा होगी और फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह के मतलब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को पास करवाने के लिए हमें एरिया भी क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एरिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के अलावा एक कंपोनेंट और आता है एंगल का। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हमने ये एक एरिया लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो है। तो एंगल जीरो हो तो मैक्सिमम उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो एंगल जीरो किस केस में होता है, साइन के केस में या कोस के केस में। एंगल जीरो जब हो तो मैक्सिमम वैल्यू किस केस में होती है, कहने का मतलब ये है साइन के केस में होगी या कोस के केस में, कोस के केस में, क्योंकि कोस जीरो क्या होता है 1 और साइन जीरो क्या होता है 0। ठीक है, जैसे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो भी मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्लो फ्लक्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन से, मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन के ऑपोजिट यदि मैंने इस एरिया को रोटेट किया, फॉर एग्जांपल एट 90 डिग्री, पहले ये था अब मैंने 90 डिग्री कर दिया, फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है, एरिया जो पर्टिकुलर एरिया था वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन के क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल के ऊपर हो गया। तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर हो गया, इस केस में वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स फील्ड लाइन तो यूं ही जा रही है, एरिया से तो कोई लाइन जा ही नहीं रही, तो एरिया से कोई लाइन नहीं जा रही तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये एरिया हो गया, एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल के ऊपर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, कौन से कंपोनेंट की वजह से हुई है, साइन के केस में या कोस के केस में। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एरिया के थ्रू तो जा ही नहीं रही, पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, और इस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो फ्लक्स की वैल्यू किसकी वजह से हुई है, कोस कंपोनेंट की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस एंगल ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ गई। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए पर्टिकुलर एरिया ये है, इस एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया जो प्रोपोगेट कर रहा है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, मींस इस पर्टिकुलर लाइन में प्रोसेस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस एरिया वेक्टर के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोसेस कर रही है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरिया ही नहीं मिलेगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। और एरिया कब नहीं मिला, 90 डिग्री एंगल के ऊपर नहीं मिला इसको एरिया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यदि सेम है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही इसको हमने 90 डिग्री एंगल के ऊपर कर दिया, एरिया यहां से हट गया, फ्लक्स को जो फील्ड लाइन को जो है फ्री स्पेस मिल गया, कोई एरिया मिल ही नहीं रहा, तो वहां पर फ्लक्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, कोस कंपोनेंट की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा ऑल्सो। ठीक है, तीनों को हम कंबाइन करेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 we can write 5 will be equal to E A cos theta। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, ये यहां पे हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ई डॉट ए, दिस इज एरिया वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एरिया वेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया नहीं मिला तो फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं तो हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कब होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मींस पैरेलल में हो या एंटी पैरेलल में हो, लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल वर्कआउट करता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है किसका, एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर का हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, phi = EA cos थीटा। तो अब हम एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था, phi = E.A, एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर एरिया जो है वो एरिया वेक्टर के रूप में वर्कआउट कर रहा है। तो हम समझेंगे अब एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर क्या होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करे। तो एरिया वेक्टर को समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एरिया वेक्टर क्या करेगा, एरिया वेक्टर जो है डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। और एरिया वेक्टर ध्यान रखना, मैं एक बात बता देता हूँ, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ये दिमाग के अंदर फिट रखना है बात। इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और एरिया वेक्टर है तो हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को बताए। ठीक है, तो डायरेक्शन को समझने के लिए हम कैसे करेंगे, हम इसे केस कंसीडर करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेन लिया x और y, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप जो है वो अरेंज कर दी, A B C D, लेंथ इसकी है A और ब्रेड्थ इसकी हो गई B। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया फाइंड एरिया वेक्टर, राइट, एंड ऑब्जर्व डायरेक्शन, एंड ऑब्जर्व, अपने आप आपको पता लग जाएगा, एंड ऑब्जर्व इट्स डायरेक्शन। तो देखिए आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा था, जब दो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है। तो इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी करेंगे। तो एरिया मान लीजिए, एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी क्रॉस ए डी के। वेक्टर ए किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी क्रॉस ए डी के। और ए बी किसमें है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। तो हमारे पास एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ए बी आई कैप प्लस ए बी आई कैप इंटू क्रॉस ए डी जे कैप। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है ए, हम राइट कर सकते हैं ए, और ए डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी। तो ए बी आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हमारे पास एरिया वेक्टर आ गया। डायरेक्शन बताएगा आई क्रॉस जे। देखिए आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ा था, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है आई कैप, और इधर होता है जे कैप वाई एक्सिस के ऊपर, और जेड एक्सिस के ऊपर होता है के कैप। क्या होता है, के कैप। एक्स एक्सिस के ऊपर आई कैप, वाई एक्सिस के ऊपर जे कैप, और जेड एक्सिस के ऊपर के कैप। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मींस इस तरीके से यदि हम चल रहे हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। मींस हम यहां से लिख सकते हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज है, ये रूल ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप किस, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, के कैप रिप्रेजेंट, इन दोनों की डायरेक्शन को के कैप रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। एरिया वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे के कैप। यदि हम प्रोडक्ट लेते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा, आई कैप के। ठीक है, और यदि हो के कैप और आई कैप तो ये होगा के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्विवेलेंट होगा, जे कैप। ये प्रोसेस तो है एंटी क्लॉकवाइज वाली प्रोसेस। और यदि ये क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वैल्यूज, ये सारे पॉजिटिव आएंगे। यदि मैं इसको क्लॉकवाइज कर लूं ऐसे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये क्लॉकवाइज के अंदर क्या होंगे,
क्लॉकवाइज के अंदर सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मीन्स हम ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज के अंदर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और यदि हम क्लॉकवाइज को करें तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना वेक्टर की। क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप के बराबर है। के कैप क्रॉस जे कैप किसकी, के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर है, माइनस आई कैप के बराबर है। और जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर है, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप के बराबर है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्विवेलेंट होगा, के कैप। मींस एरिया जो हमारे पास होगा वो होगा ए बी के कैप। और के कैप क्या है, के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप एंड आउटवर्ड नॉर्मल। मींस आई और जे के आउटवर्ड नॉर्मल जो है इस एरिया का जो डायरेक्शन होगी, मींस एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा आई कैप जे कैप दोनों के प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल। ठीक है, तो के कैप हो गया। के कैप यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया वेक्टर को। और डायरेक्शन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायरेक्शन। एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया एक तरीके से। एरिया वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर को ही बताता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो के कैप हो गया हमारे पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। के कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मींस ए कैप वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था एरिया वेक्टर को समझने के लिए। मैंने बताया कि एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होता है, जैसा कि ऑब्जर्व भी हो रहा है कि आई कैप जे कैप मींस एक्स वाई प्लेन में एक रेक्टेंगल हमारे पास शेप है, इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर एनालिसिस से हमने किया, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ए बी आई कैप क्रॉस ए डी जे कैप किया, ए बी की वैल्यू ए है, ए डी की वैल्यू बी है, आई कैप क्रॉस जे कैप। मैंने आपको वेक्टर एनालिसिस की जो प्रॉपर्टीज थी वो याद दिलवाया। आई कैप जे कैप के कैप ऑर्थोगोनल ट्रायंगल्स इस तरीके से होते थे। आई कैप क्रॉस जे कैप का प्रोडक्ट जे कैप के इक्विवेलेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज जितने भी प्रोडक्ट हो रहे हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते थे, जो क्लॉकवाइज प्रोडक्ट थे वो सबके सब क्या होते थे, नेगेटिव होते थे। तो ये हमारा एक पूरा एनालिसिस निकल के आया। यहाँ पर जो के कैप आया है वो क्या है, परपेंडिकुलर है आई कैप और जे कैप के। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, जो भी प्लेन है जो भी सरफेस है उसके आउटवर्ड नॉर्मल होगा। यहां से ऑब्जर्वेशन निकल के आया, इसीलिए मैंने ये बात लिखी, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर समझाता हूं अभी। देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने एक क्वेश्चन लेना है एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंगली, इसको समझेंगे कैसे दिया हुआ है। इन गिवन फिगर ईच साइड ऑफ गिवन शेप इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की शेप्स हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज हमें समझनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं फाई इक्वल टू ई ए, ई डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दे रखा है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें हमारे पास ये शेप दे रखी है। ठीक है, 5 5 5 इस हमारे पास इस प्लेन के अंदर हमें दे रखी है, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर ये पर्टिकुलर शेप दे रखी है ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और एंगल यहाँ पे दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 37। तो देखिए साइन 37 का एक कंसेप्ट होता है, अपने 11th में आपको बताया भी था कि देखिए इस तरीके से है। यदि एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यदि ये एंगल 37 है तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, सामने 3 और इधर बेस में 4, और 3 और 4 को हम जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यदि यहां से हम निकाले एंगल तो साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37, साइन क्या होता है, साइन कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस 5, और cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 जो है हमारे पास कितना निकल के आएगा भाई, cos 37 की वैल्यू 4/5 निकल के आएगी। cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, cos 37 जो है वो 4/5 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास एक कंसेप्ट है 37 डिग्री के लिए
ठीक है, ये हमारे पास sin 37 है। ए बी जो वेक्टर है, ए बी जो साइड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल कंपोनेंट z डायरेक्शन में होगा। तो इधर ये कितना हो जाएगा, 5 साइड होगी, तो 5 यहां पर जो साइड बनेगी वो बनेगी 5 cos 37, ठीक है। और आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो हम इसको लिख सकते हैं 5, क्या राइट कर सकते हैं, 5 cos 37 की वैल्यू कितनी है, 4/5, 5 इंटू 4/5 आई कैप, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4 आई कैप, मींस x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 आई कैप। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ए बी साइड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट होगा 5 sin 37, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है sin 37, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होता है, ठीक है। sin 37 की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3/5 k कैप, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 k कैप। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिंस हमारे पास x y z प्लेन में है, तो कोऑर्डिनेट x y z तीनों के टर्म में होंगे, x y और z तीनों की टर्म में हमारे पास वैल्यू होगी। तो कि जहां पर जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट कौन सा होगा, b पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, x डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, 4 राइट करेंगे, ठीक है। और x z प्लेन में y की वैल्यू कितनी होती है, 0, z कंपोनेंट कितना होगा 3, तो 4 0 3, ठीक है। ये b पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से d पॉइंट के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0 5 0 5 0, और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या, एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस एडी, ए बी क्रॉस एडी। अब ए बी हमें निकालना पड़ेगा, यहां से ए बी कितना आ जाएगा, देखो 4 एक्स एक्सिस के लिए तो 4 आई कैप, जे कैप के लिए कंपोनेंट की वैल्यू 0 है, 3 के कैप, 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गई ए बी की वैल्यू, ए बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से एडी, एडी वेक्टर के लिए क्या आ जाएगी, वेक्टर एडी के लिए, तो वेक्टर एडी जो है इसमें देखो एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट 0, तो हम इसको लिखेंगे 5j। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर वेक्टर ए के लिए, तो वेक्टर ए के लिए क्या आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटू 5j, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज लगनी है, तो क्या आएगा, ये 4 आई कैप है, दिस इज द आई कैप, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 15 पहले आएगा के कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे इज के कैप, 20 के कैप प्लस 15 के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे ये क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, मींस वी कैन राइट 20 के कैप माइनस 15 आई कैप, दिस इज द एरिया वेक्टर, यू नो हमारे पास अब एरिया वेक्टर आ चुका है, ठीक है। हमें निकालना था फ्लक्स, इस एरिया वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, सो फाइव क्या आ जाएगा, ई कितना है भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, तो डॉट प्रोडक्ट में ये राइट कर दीजिए 20 के कैप माइनस 15 आई कैप, ये राइट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना, यदि पैरेलल में होता है कोई वेक्टर, दो वेक्टर यदि पैरेलल में तो वैल्यू मैक्सिमम होती है, मींस आई कैप जे कैप के कैप 1 होंगे, और जो एंटी पैरेलल मींस जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना। मींस हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट है, 5 स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज लगेंगी वो लगेंगी आई क्या हो गया 1, जे कैप 1, के कैप क्या हो गया,
क्या होगा भाई, 1 होगा। यदि इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है उसको देख रहे हैं हम, उसको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगने वाली है, ठीक है, 11th में आपने किया था जो यहाँ पे काम आ रही है। लेकिन यदि इसके ऑपोजिट है आई जे है या जे के है या के आई है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे एग्जिस्टेंस में जो पैरेलल में है, जिनके बीच में एंगल 0 है। आई कैप को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आई कैप के कैप, ठीक है, फिर माइनस 15 आई कैप, ये आई कैप वाले टर्म है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना, आई कैप। अब 2j को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 जे कैप के कैप, राइट, माइनस 30 जे कैप आई कैप, राइट। तो हमने आई कैप को कर दिया 20 आई कैप के कैप माइनस 15 आई कैप प्लस 40 जे कैप के कैप माइनस 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 जे कैप आई कैप। अब लास्ट बची हमारे पास 120 के कैप माइनस 90 के कैप आई कैप। तो जो प्रोडक्ट सिमिलर है वो रह जाएंगे, मीन्स देखो ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया, ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया, ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया और ये वाला प्रोडक्ट 0 हो गया। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बच गया 15 आई कैप और 120 के कैप। आई कैप क्या होता है, 1 होता है, के कैप क्या होता है, 1 होता है। सो जो फ्लक्स आएगा हमारे पास वो आ जाएगा -15 प्लस 120। तो -15 प्लस 120 हो गया 105। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 105 आ गई। और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, ई जो है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट होगी 5 विल बी इक्वल टू 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इसके अंदर निकल के आ गई। ध्यान रखना एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में क्या था, फिगर दिया हुआ था और आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दे रखी थी और फाई क्या होता है, ई डॉट ए होता है। तो हमें क्या है, ई तो दे रखा है, ए निकालना था। तो ए निकालने के लिए हमने इस कोऑर्डिनेट को सोल्व किया और यहाँ पे ये एक जो 11th क्लास में आपको करवाया गया था वो कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसको पूरा एनालिसिस करते हुए वेक्टर ए निकाला और वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे रखी और फिर हमने डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी और हमारे पास फाई की वैल्यू निकल के आई 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर एक दो एग्जांपल और हम करते हैं इसमें, ओके। देखिए ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए रिंग विद 37 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, एक रिंग दे रखी है हमारे पास, ये रिंग इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, रिंग है ये, ऐसे नहीं है, इस तरीके से रखी हुई है। तो मैंने आपको बताया था वो एरिया वेक्टर के कंसेप्ट में हमें ध्यान रखने हैं। इस रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, पास हो रही है और 37 डिग्री का एंगल बना रही है रेडियस के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है मींस ई जो है वो 37 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहा है, रेडियस के साथ बना रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। और लेकिन मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होगा टू द सरफेस। तो देखिए हम फ्लक्स निकालते हैं, फाई विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है, ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पे हमें थीटा चाहिए। अब थीटा एंगल कौन सा होगा, कई बार क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो गलती हम ये कर देते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंगल 37 दे रखा है, 37 यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल किसके ऊपर किसके बीच में देखना है हमने,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, तो एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, मींस दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। भाई एरिया वेक्टर होगा ये, एरिया वेक्टर को मान लीजिए हमने एन कैप से रिप्रेजेंट किया, एन कैप में भी आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का तो एंगल हमें पता ही नहीं है, तो एरिया वेक्टर कितना होगा, 90 में से 37 माइनस करें तो ये जो एंगल हमारे पास है ये हो गया 90 माइनस 37 इज 53 डिग्री, 53 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये cos 53 कितना होता है, वो उसी तरीके से जो 11th में करवाया था हमने, ये ध्यान रखना, जो अभी आपको बताया भी था। ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 53 हो गया। इधर 3, इधर 4 और इधर 5, ठीक है। तो cos 37 कितना हो, cos 53 कितना हो जाएगा, cos 53 जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस कितना हो गया 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। तो यहां से हम cos 53 निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड की वैल्यू हमें दे रही है तो इसी क्रम में वैल्यू निकल के आ जाएगी। एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 53, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के टर्म में राइट कर लीजिए, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यू कैन राइट E इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और cos 53 हमारे पास हो गया भाई 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो पाई E 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 पाई E, 15 पाई E, ओके, इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। समझ में आया, E A cos थीटा इज व्हाट, दैट इज द 53 cos 53। E पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो गया इंटू 3/5, और 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/5, 5 से 25 कैंसिल, 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 पाई E इंटू 10⁻⁻4 हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। और यदि देखो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाए कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ये रिंग तो इस तरीके से रखे हुए, यदि इस रिंग को इस तरीके से ना रख के ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि डायग्राम कैसे प्रोसेस कर दिया जाए, डायग्राम का प्रोसेस हमने यदि ऐसे कर दिया होता, डायग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे होता, ये रिंग इस तरीके से रख दी जाती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, और एंगल जो है ये रेडियस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना दे रखा है, वो 53 का दे रखा है, और आपसे जो है फाई पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ये आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या आएगा, फाई की वैल्यू निकालनी तो कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले तो मैं जो बात बताई हुई थी वो क्या थी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये रिंग इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द E एंड R, बट एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा इस तरीके से, मींस ये आपके पास दे रखा है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये रिंग है, एरिया वेक्टर होगा इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से ये बाहर की तरफ, मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मींस E और ये आपके पास एरिया वेक्टर हो गया, E और A में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का, कितना होगा 90 डिग्री का। लेकिन कई बार गलती हम वही कर जाते हैं, यहाँ पर भी हम ये गलती जो है बहुत बार कर जाते हैं कि थीटा की वैल्यू हम क्या दे देते हैं 53 दे देते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, ई ए cos थीटा, और थीटा कितना है, यदि हम 53 रखते हैं तो ये क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि 53 इज द एंगल बिटवीन द E एंड R, बट व्हाट इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज दिस, एंड एंगल बिटवीन E एंड A इज 90 डिग्री हियर, मींस वी कैन पुट थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि E और A में दिस इज द A, दिस इज द एरिया वेक्टर व्हिच इज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रिंग, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रिंग हो गया, इसलिए एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, मतलब जो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई
और जो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है एंगल जो होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, ई एंड ए के बीच में होता है, और ई ए के बीच में जो एरिया वेक्टर है वो कितने एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके के न्यूमेरिकल हम आगे प्रोसेस जो है बहुत सारे फेस करेंगे। आप उन चीजों को अच्छे तरीके से देखना, पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स को अच्छे से इस वीडियो को बात करना और समझना, हर एक पॉइंट को कहीं भी दिक्कत है आप पूछना। ओके, थैंक यू।